सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। मैं हूं विजय सिंह और कहानी का नाम है हत्यारे, जिसके लेखक हैं अमरकांत। तो आइए शुरू करते हैं कहानी हत्यारे। क्वार की एक शाम को पान की एक दुकान पर दो युवक मिले। आकाश साफ नीला और खुशनुमा था और हवा आने वाले मौसम की स्मृति में चंचल। एक युवक गोरे रंग का, लंबा तगड़ा और बहुत सुंदर था, यद्यपि उसकी आंखें छोटी छोटी थीं। वो सफेद कमीज और आधुनिक फैशन की एक ऐसी तंग पैंट पहने था जिसको फाड़कर उसके बड़े बड़े और सुडौल चूतड़ बाहर निकलना चाहते थे। पैरों में जूते थे किंतु मोजे नहीं थे और बाल उल्टे फिरे थे। दूसरा युवक सांवला, ठिगना और तंदुरुस्त था। उसकी दाढ़ी मूंछ अपने साथी की तरह ही सफाचट थी। पोशाक भी उसी ढंग की थी किंतु सिर पर कश्मीरी टोपी थी। पैंट का रंग चॉकलेटी ना होकर भूरा था और कमीज की दो बटनें खुली होने के कारण बनियान साफ दिखाई दे रही थी। हेलो डियर। हेलो सन। गोरा पास आकर खड़ा हो गया। इतना लेट क्यों बेटे? भाई बोर हो गए। बोर हो गए? कोई खास बात? अरे यही नेहरू है यार, आज उसका एक और पत्र मिला है। आई सी। सांवले की आंखों और होठों के कोरों में हास्य की हल्की सिकुड़ने पैदा होकर विलीन हो गई। हाँ डियर, ये आदमी मुझको परेशान कर रहा है। मैंने बार बार कहा कि भाई मेरे, भारत की प्राइम मिनिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति को दो। अब मेरे पास बड़े बड़े काम है, लेकिन मानता ही नहीं। अच्छा, क्या कहता है? वही पुराना राग। इस बार लिखा है, हाँ, अब मैं थक गया हूँ। गांधी जी देश का जो भार मुझे सौंप गए हैं उसको मैं आपके मजबूत कंधों पर रखना चाहता हूँ। इस अभागे देश में आज आपसे काबिल और समझदार दूसरा कोई भी नहीं है। दो लट्टू तेजी से नाचकर सहसा गिर गए हों, इस तरह से वे कुछ क्षण हंसकर गंभीर हो गए। और भी तो नेता हैं? सावले ने पूछा। नेहरू देश के और सभी नेताओं को निकम्मा और बातूनी समझता है यार। तुमको मालूम है ना कि लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया था तो नेहरू ने अशोक होटल में आकर मुझसे मुलाकात की थी। नहीं, तुम हरामी की औलाद हो, कोई बात बताते भी नहीं। सावले की आंखें बटन की तरह चमकने लगी। अरे नेहरू हाथ पकड़ के रोने लगा। बोला, आज देश भारी संकट में गुजर रहा है। सभी नेता और मंत्री बेईमान और संकीर्ण विचारों के हैं। जो ईमानदार हैं उनके पास दिमाग नहीं है। मेरी लीडरशिप भी कमजोर है। मेरे अफसर मुझको धोखा देते हैं। जनता की भलाई के लिए मैंने 5 साल योजनाएं शुरू की, लेकिन ब्लॉकों के सरकारी कर्मचारी अपने घरों को भरने में लगे हैं। मैं जानता हूं कि सारे देश में कुछ लोग लूट खसोट मचाए हुए हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अरे किसी से कहना मत साले, उसने अंत में कहा। देश को आज केवल आपका ही सहारा है। आप ही पूंजीपतियों, मंत्रियों और अफसरों के षड्यंत्र को खत्म करके समाजवाद कायम कर सकते हैं। अब तुम क्या सोच रहे हो? हाँ? अरे ऐसे छोटे मोटे काम माँ बदौलत नहीं करते। तुमको देश की खातिर कुछ तो झुकना ही चाहिए। नहीं बे, मैं सिद्धांतों का आदमी हूँ। नेहरू को ट्रंक कॉल करके आ रहा हूँ, इसलिए देर हुई। अच्छा? हाँ, मैंने साफ साफ कह दिया, भैया देश की प्राइम मिनिस्ट्री मुझे मंजूर नहीं। अरे मेरे सामने बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सबसे पहले तो मुझे विश्व शांति कायम करनी है। दोनों दांत खोलकर हंसने लगे। अरे तुम्हारा सोचना भी एक तरह से ठीक ही है। हाँ, मुझको भी एक मामूली सी बात याद आई। कल मुझको भी अमेरिका के प्रेसिडेंट केनेडी का एक तार मिला था। क्या लिखता है? गोरे की आंखें सिकुड़ गईं। अरे मुझको अमेरिका बुला रहा है। उसने लिखा है, आप जैसा साहसी व्यक्ति आज तक संसार में कोई दूसरा नहीं। आप आ जाएंगे तो अमेरिका निश्चित रूप से रूस को युद्ध में हरा देगा।
तुमने कोई जवाब दिया? मैंने भी कबूल कर लिया कि मैं राष्ट्रीय विचारों का युवक हूं और इस घोर संकट के समय किसी हालत में अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता। अच्छा किया। वैसे वो शख्स है बहुत सीधा साधा, मेरी तो बड़ी इज्जत करता है। मैंने ही उससे तुम्हारी सिफारिश कर दी थी। इस पर वे एक ही साथ इस तरह सिर नीचा करके हंसने लगे जैसे अपनी निकली छातियों को देखकर खुश हो रहे हो। परंतु बगल में खड़े एक पटवारी सज्जन की खिलखिलाहट सुनकर फौरन गंभीर हो गए। उनकी आंखें सिकुड़ गई, होठों में दृढ़ता आ गई और गर्दन तन गई। इसके बाद गोरे ने अजीब शान से आगे बढ़कर पान वाले से कैप्स्टन का डिब्बा ले लिया। फिर दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगाई और अंत में शंटिंग करने वाले रेल के इंजन की तरह लापरवाही से धुआं छोड़ते हुए वहां से चलते बने। एक चौड़ी और साफ सुथरी तारकोल की सड़क के दोनों ओर भव्य दुकानें थी। अगल बगल दोनों फुटपाथों पर हर उम्र, पेशा और रंग रूप के स्त्री पुरुषों की उत्साही भीड़ें विपरीत दिशाओं को सरक रही थीं। वे बाईं पटरी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कूल्हे खूब मटक रहे थे। उनके हाथ कुछ फैलकर इस तरह आगे पीछे हो रहे थे जैसे वे खड़े होकर तैर रहे हों। वे अक्सर अपने दाएं और बाएं अत्यधिक नाराजी से घूरते थे। एक बार जब भड़कीले वस्त्रों से सज्जित कुछ छात्राओं का एक दल सुगंध उड़ाता हुआ बगल से गुजरा तो उन्होंने होंठ सिकोड़कर चुंबन की आवाजें पैदा की। जब वे बाजार के दूसरे छोर पर पहुंच गए तो उन्होंने सरदार की दुकान के सामने खड़े होकर बादाम का शरबत पिया। बनारसी पान वाले के यहाँ जाकर 4-4 बीड़े मगही पान खाए और अंत में बाईं पटरी से वापस लौटने लगे। उस लौंडिया को पहचान रहे हो? नहीं। सांवले ने पीछे घूमकर एक दुबली पतली लड़की को जाते हुए देखा। तुम साले गधे हो। जब प्रधानमंत्री बनूंगा ना तो तुमको सेक्रेटेरिएट का बंगी बनाऊंगा। बेटे, ये है चंदा सिन्हा, एमए इंग्लिश टॉप करके अब रिसर्च कर रही है। वो मुझको अपना पति मान चुकी है। या पुत्र? मजाक नहीं डियर, कई बार चरण पकड़कर रो चुकी है। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। हाँ, तुम्हारे बाप भी तो बाल ब्रह्मचारी ही थे। यार, तुम हर बात को नॉन सीरियस बना देते हो। मैं देश की कोटि कोटि जनता के कल्याण के लिए अपील करता हूं कि तुम गंभीर बनो और अनुशासन में रहो। अच्छा, फरमाइए हुजूर शहंशाह हरामी उल मुल्क। तो हे अर्जुन, सुनो। एक रोज प्रोफेसर दीक्षित मेरे पास आकर गिड़गिड़ाने लगे। इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड? हाँ बे, और कौन प्रोफेसर दीक्षित है इस अखिल विश्व में? गलती हुई सरकार। अरे छोड़ो, सुनो। आते ही हाथ जोड़कर बोले, इस संसार में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। चंदा सिन्हा के बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वो मामूली स्टूडेंट थी, लेकिन मैंने ही उसको टॉप करवाया। मैंने उससे कई बार कहा है कि तुमको 2 वर्ष में ही डॉक्टरेट दिला दूंगा। मैंने हर दर्जे के लिए पाठ्य पुस्तकें और कुंजियां लिख लिख कर जो लाखों रुपए कमाए हैं, उनको चंद्रा के चरणों पर न्यौछावर करने को तैयार हूं। लेकिन यह तो मेरी ओर देखती भी नहीं। वो आप ही के नाम की माला जपती रहती है। आप समझा ही देंगे तो कहना मान जाएगी। तुम तो बेटा फिर हरे होंगे, हैं? तुम्हारा एक पीरियड वो लेता जो है। हुश, सारा देश जिसकी पूजा करता है वो उस पिद्दी से डरेगा? मैंने डांट कर उससे पूछा, बच्चू, पाठ्य पुस्तकों का रौब तो बहुत दिखाते हो, लेकिन क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो कि तुम्हारी सभी पुस्तकें तुम्हारे शिष्यों की लिखी हुई हैं? क्या बात है, बढ़िया सवाल। फिर क्या बोलिस? बोलता क्या, थर थर कांपने लगा। मेरे चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगा कि मैं ये बात किसी से ना कहूं। मैंने कड़क कर उत्तर दिया, अरे मैं जानता हूं तुम बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों की चापलूसी करते हो,
तुमने अनगिनत लड़कियों की जिंदगी इसी तरह चौपट की है। चंदा सती साध्वी नारी है। अगर आइंदा तुमने उसको बुरी नजर से देखा तो मुझे बाध्य होकर देश की शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। सहसा एक बुक स्टॉल ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जिसके सामने एक जवान गोरी और सुंदर महिला खड़ी थी। उसका जूड़ा सर्प की कुंडली की तरफ पीछे बंधा था। उसके पुष्ट शरीर पर गेरुए रंग की एक रेशमी साड़ी सयत्न लापरवाही के साथ लिपटी थी, जिससे वो कोई बौद्ध भिक्षुणी की तरह दिखाई दे रही थी। वो ईव्स वीकली को ध्यानपूर्वक उलट पुलट कर देख रही थी, परंतु उसके मुख पर इस आशा का भाव था कि लोग उसको अत्यधिक आधुनिक और प्रबुद्ध समझे। वे भी मुंह से धीरे धीरे सीटी की आवाजें निकालते हुए निकट आकर खड़े हो गए और कुछ पत्र पत्रिकाओं को उलटने पुलटने लगे। उन्होंने बारी बारी से रेखा, गोरी, रीडर्स डाइजेस्ट, इलस्ट्रेटेड वीकली, लाइफ, मनोहर कहानियां, फिल्म फेयर, जासूसी महल आदि पत्रिकाएं देखी। बीच बीच में वे उस महिला को घूरते जाते थे और कोई बात कहकर जोर से हंस पड़ते थे। यार, लास्की भी अजीब आदमी था, गोरे ने कहा। क्यों? अरे तुम तो जानते ही हो कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखने के पहले वो मुझसे मिलने आया था। कुछ कुछ याद आ रहा है। सांवला महिला की ओर तिरछी दृष्टि से देखकर जोर से हंस पड़ा। वो एक रात को चुपके से मेरे घर पहुंचा, गिड़गिड़ा कर बोला, जब तक आप मदद न करेंगे मेरी किताब लिखी नहीं जाएगी। मुझे दया आ गई कि आदमी शरीफ है, इसके लिए कुछ कर देना चाहिए। मैंने कहा, मेरे पास इतना समय तो नहीं कि तुम्हारे लिए पूरी पुस्तक लिख दूं। रोज मैं रात को 2 घंटे बोल दूंगा और तुम नोट कर लेना। तैयार हुआ? अरे बड़ा खुश हुआ। मैंने 10 दिन में ही पूरी किताब डिक्टेट करा दी। वो कहने लगा कि पुस्तक के असली लेखक तो आप ही हैं और उस पर आप ही का नाम जाना चाहिए। लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं सत्य और अहिंसा के देश का रहने वाला हूं और मेरी सेवाएं सदा निस्वार्थ होती हैं। उस महिला ने शान से गर्दन घुमाकर उनकी ओर घूरती नजर से देखा। फिर वो ईव्स वीकली खरीदकर उपेक्षापूर्ण भाव प्रकट करती हुई चली गई। दोनों ने जोर का ठहाका लगाया। फिर सांवला शीघ्र ही गंभीर होकर गुनगुनाने लगा, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। उन्होंने बाजार के 2 और चक्कर लगाए, फिर उसी पान की दुकान पर आकर खड़े हो गए। इस बार सांवले ने सिगरेट खरीदी। तब तक अंधेरा छा गया था। सभी दुकानें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाकर रहस्यमय स्वप्नलोक की तरह प्रतीत हो रही थी। गोरा जमुहाई लेकर बोला, डियर, हम काफी विदेश भ्रमण कर चुके, अब हमको प्यारे स्वदेश की भी सुध लेनी चाहिए। हाँ, मेरी भी पवित्र आत्मा स्वदेश के लिए छटपटा रही है। कुछ दूर चलकर वे दी प्रिंस में घुस गए। काउंटर पर बड़ी बड़ी मूछों वाला एक अधेड़ व्यक्ति अत्यधिक तटस्थ और विनम्र भाव से बैठा था। उसने झुककर उनको सलाम किया। दाहिनी ओर 4 कैबिन बने हुए थे। पहले में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे और जोर जोर से बातें करके ठहाके लगा रहे थे, जिनको देखते ही वे दोनों अत्यधिक गंभीर हो गए और उनके चेहरों पर उच्चता और उपेक्षा के भाव अंकित हो गए। वे अंतिम कैबिन में जाकर बैठ गए। क्या लोगे? गोरे ने पूछा। अरे देश का सामाजिक और नैतिक स्तर ऊंचा करना है, ब्रांडी ही चलने दो, गोरे ने ऑर्डर दिया। 1 अद्धा और साथ में अभी उबले हुए अंडे। जब बैरे ने सामान लाकर मेज पर रख दिया तो गोरे ने 2 गिलासों में बराबर बराबर मात्रा में शराब डाली। सांवले ने चुपके से अपने गिलास की कुछ शराब गोरे के गिलास में उड़ेल दी और अंत में झेंप कर हंसने लगा। गोरा बिगड़ गया। साले तुम कायर हो,
मैंने सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर होने पर मैं तुमको भ्रष्टाचार निवारण समिति और जाति भेद उन्मूलन समिति का अध्यक्ष बना दूंगा, लेकिन जब तुम इतनी सी पी नहीं सकते तो अवसर आने पर घूस कैसे लोगे, जालसाजी कैसे करोगे, झूठ कैसे बोलोगे, फिर देश की सेवा क्या करोगे? खाक। दोनों ने जोर का ठहाका लगाया। वे शराब की चुस्की लेने के बाद अंडे खाकर कुछ देर तक अपनी नाक की सीध में महत्वपूर्ण और बुजुर्गाना ढंग से देखते थे और बाद में सिगरेट के गहरे कश खींचकर धुआं छोड़ते जाते थे। जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे तमतमा रहे थे। गोरे ने हाथ ऊंचे करके अपने शरीर को तोड़ा। तुम्हारी लीडरशिप का मजा नहीं आया गुरु, आज तो कुछ रचनात्मक कार्य होना चाहिए। अरे तो तैयार हो जाओ, मैं देश के चौमुखी विकास और विश्व शांति की स्थापना के लिए जो कदम उठाने जा रहा हूं उसमें तुम जैसे नौजवान की मदद चाहिए। अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो मां बदौलत खुश होकर तुमको होम मिनिस्टर बना देंगे। जो आज्ञा हुजूर। तो आओ बेटा, रिक्शे पर बैठो। कुछ देर बाद उनका रिक्शा एक छोटी सी बस्ती के पास रुका जिसमें खपड़ैल और फूस के 15-20 छोटे छोटे मकान थे। उस बस्ती में चौका बर्तन करने वाले कुछ कमकर, कुछ रिक्शा चालक और इसी किस्म के मजदूर रहते थे। वो स्थान विश्वविद्यालय से लगभग 1 मील दूर शहर की सीमा पर स्थित था, इसलिए दूर तक कोई अन्य बस्ती नहीं दिखाई देती थी। नुक्कड़ पर पान की एक ऐसी दुकान थी जिसमें अन्य छोटे मोटे सामान भी मिलते थे। झोपड़ियों से मध्यम मटमैली रोशनियां झांक रही थी। रात अंधेरी थी, परंतु मौसम बहुत सुहावना था और निशब्द चलने वाली पवित्र, स्वच्छ और शीतल हवा शरीर और मन को पुलक से भर देती थी। वे पहली झोपड़ी में ही घुसे। बाहर छोटे से बरामदे में बाईं ओर दीवार से सटकर नाव की तरह गहरी एक पुरानी बंसखट पड़ी हुई थी। दाहिनी तरफ एक कोने में एक औरत चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी। वो चौंक कर खड़ी हो गई, परंतु गोरे को तत्क्षण पहचान कर सज्जनतापूर्वक हंसने लगी, जिससे उसके गालों के बीच में गड्ढे पड़ गए। उसकी उम्र 24-25 की रही होगी। रंग करीब करीब काला था, परंतु शरीर मजबूत था और वो देखने में बुरी भी नहीं थी। वो एक मैली कुचैली साड़ी पहने थी और आंचल की अस्त व्यस्तता के कारण उसके उन्नत और पुष्ट उरोज दिखाई दे रहे थे। वो एक सीधी सादी और सरल स्वभाव की स्त्री प्रतीत होती थी। बहुत दिन बाद दर्शन दिया, बैठिए। यहां बैठकर क्या होगा जी? गोरा हंस पड़ा। तो भीतर चलिए। वो भी हंसने लगी। आज तुम्हारी सेवा में विश्व के एक महान नेता को लाया हूं। मुझे तो आपकी बात ही समझ में नहीं आती। कौन है ये? उसने अदा के साथ सांवले की ओर देखा। ये अखिल विश्व लोफर संघ के अध्यक्ष हैं। इनको हर तरह से तुम्हें खुश करना है। अरे मेरे लिए तो सभी बराबर हैं, किसी तरह की शिकायत की बात नहीं मिलेगी। वो फिर हंसने लगी। तुम्हारा दोपाया जानवर कहाँ है? कहीं घास चरने गया होगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो क्या देर है? कुछ नहीं, दाल चुरती रहेगी। वो सहसा व्यस्त होकर चूल्हे के सामने बैठ गई। उसके होंठ अनजाने में ही एक शिष्ट हल्की मुस्कुराहट से फैल गए थे। उसने एक लकड़ी निकालकर आंच धीमी कर दी, बटलोई की दाल को करछुल से चलाया और अंत में आश्वस्त होकर उठ खड़ी हुई। चलिए। गोरा बाहर बंसखट पर बैठा ऊँघता सा रहा। थोड़ी देर बाद औरत तेजी से बाहर आई और बटलोई को चूल्हे पर से उतारकर पुनः कोठरी में चली गई। अब बाहर बैठने की बारी सांवले की थी। बाहर निकलकर गोरे ने हंसकर पूछा, 2-2 रुपए हुए ना? आज तो 4-4 लूंगी। बड़ा परेशान किया है आप लोगों ने। वो आंखें मटकाकर बोली।
अरे तुम तो पूंजीपति हो, तुमको किस बात की कमी है। अच्छा 8 8 आना और, लेकिन 10 रुपए का नोट है। रुपए तो मेरे पास नहीं है। पान वाले से भुना लेते हैं, लाइए मैं ले आती हूँ। अरे तुम देश की महान कार्यकर्त्री हो, तुम कहाँ कष्ट करोगी, अभी आते हैं। अच्छी बात है। वो हंसने लगी। वे झोपड़ी से बाहर निकलकर पान की दुकान की ओर बढ़े। वो औरत बरामदे में खड़ी उनको देख रही थी। साले जूते निकाल कर हाथ में ले लो, गोरे ने दुकान के निकट पहुंचकर फुसफुसाहट के स्वर में कहा। सांवला चौंक उठा। क्यों बे? मेरे आदेश का चुपचाप पालन कर। आज समय आ गया है कि हमारे नवयुवक बुद्धिमानी, मौलिकता, साहस और कर्मठता से काम लें। मैं पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से उनका पथ प्रदर्शन करना चाहता हूँ। दोनों ने झटपट अपने जूते उतारकर अपने हाथों में ले लिए। भाग साले, आर्थिक और सामाजिक क्रांति करने का समय आ गया है। वे सरपट भाग चले। साथ में वो ही हंसते भी जा रहे थे। वो औरत झोंपड़ी के बाहर निकल आई थी और छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी थी। अरे लूट लिया हरामी के बच्चों, पकड़ो, अबे उन पे बज्जर गिरे। झोपड़ियों से कुछ व्यक्ति निकलकर युवकों के पीछे दौड़े। तारकोल की सड़कें जनशून्य थी। दोनों युवक अरबी घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे। वे कभी बाएं घूम जाते, कभी दाएं। पीछा करने वालों में से एक व्यक्ति तीर की तरह उनकी ओर बढ़ा जा रहा था। वो समीप आता गया। अब वो समय दूर नहीं था जब वो आगे लपककर सांवले रंग के युवक को पकड़ लेता जो पीछे रह गया था। परंतु सहसा गोरा रुककर एक और खड़ा हो गया। उसने पैंट की जेब में से एक छुरा निकालकर खोल लिया जो उसके हाथ में चमक उठा। फिर फुर्ती से आगे बढ़कर उसने छुरा उस व्यक्ति के पेट में भोंक दिया जो हाय मार डाला कह के लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों पुनः तेजी से भाग चले। जब बिजली का खंभा आया तो रोशनी में उनके पसीने से लथपथ ताकतवर शरीर बहुत सुंदर दिखाई देने लगे। फिर वे नामालूम किधर अंधेरे में खो गए। तो ये थी कहानी हत्यारे। कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमें हिम्मत देती है और फिर से खुद को बेहतर बनाने का मौका भी देती है।